हेलो स्टूडेंट्स, टीवी स्कूल ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈप्टर नंबर 15 क्लास 10th ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਆਰ এনवायरमेंट। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈप्टर ਦੇ 3 ਲੈਕਚਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 4। ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਫੂਡ ਚੇਨ। ਔਰ ਫੂਡ ਚੇਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੂਡ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੂਸਰੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਜੋ ਫੂਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ एनर्जी पर्पज लिए असी फूड खाने हैं। सो एक ऑर्गैनिजम्स जिवें कि प्रोड्यूसर्स के बारे आपां पढ़िया सी लास्ट लैक्चर दे विच। प्रोड्यूसर्स मीनस ग्रीन प्लांट्स। सो ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बना रहे हैं और वो जिहड़ी एनर्जी साडे कोल फूड दे विच स्टोर हो रही है उहनूं फिर अगे कौन कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर्स अलग अलग तरह के कंज्यूमर्स होंगे, हर्बीवोर्स, कार्नीवोर्स, ओमनीवोर्स। सो बच्चों, जो आपां लास्ट लैक्चर दे विच पढ़िया सीगा कि फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनीडायरैक्शनल, कि अपने को जो एनर्जी का फ्लो है वह हमेशा एक डायरैक्शन दे विच चलता है। एक डायरैक्शन मीनस हमेशा ग्रीन प्लांट्स तो हर्बीवोर्स चाहेगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स तो सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। उस तो अलावा बच्चे आप पढ़िया सी कि जो लेंथ एंड कॉम्पलैक्सिटी ऑफ फूड चेन्स है दैट वेरी ग्रेटली अलॉन्ग विद द आप फूड चेन। एक होर नवी डेफिनेशन पढ़ी सी अपने लास्ट लैक्चर्स, दैट इज फूड वैब। सो फूड वैब की सी कि जिहदे विच नंबर ऑफ फूड चेन्स है जो कि आपस दे विच इंटरलिंक्ड ने। और इंटरलिंक्ड इस करके है क्योंकि अगर एक प्रोड्यूसर के उपर 2-3 साडे कोल कंज्यूमर्स डिपेंडेंट है, या आपां कहिए जिद्दां कि आपां स्नेक दी, फ्रॉग दी, रैबिट दी एग्जांपल्स पढ़ियां सी। सो उन्हां दे विच की है एट ए टाइम एक कंज्यूमर या एक प्रोड्यूसर के उपर नंबर ऑफ फीडर्स डिपेंड करते हैं। सो जिस करके की हो जाएगी, कॉम्पलैक्सिटी हो जाएगी। एज अ रिजल्ट वो की बन जाएगा, फूड वैब। सो उहदे तो आपां की कंक्लूड कीता सी, ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक तरह की कोई भी साडे कोल जो प्रोडक्शन हो रही है, लाइक कोई भी अपने कोल प्रोड्यूसर्स है या कंज्यूमर्स है, उन्हां दे उपर फीड करते हैं 2 और मोर अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स। सो ये मिलके की बनाते साडे कोल फूड वैब। एंड अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज दैट unknowingly some harmful chemicals enter our body through the food chain। और कुछ साडे कोल इदां दे इस करके की रिजल्ट हुंदा है कि बच्चों जो भी आपां खाना खा रहे हैं एज अ रिजल्ट, क्योंकि आजकल की है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, प्लस बहुत ज़्यादा कैमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट पेस्टिसाइड्स ते इंसैक्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, जिस करके की है कि जो भी असी खा रहे हैं अलॉन्ग विद दैट साडी बॉडी दे विच की एंटर कर रहे हैं, कैमिकल्स। सो स्टार्टिंग फ्रॉम अगर आप प्रोड्यूसर्स की गल करिए तो ग्रीन प्लांट नूं पेस्टिसाइड या इंसैक्टिसाइड मिल रहा है। एज अ रिजल्ट जो हर्बीवोर्स उन्होंने खाणगे तो उन्होंने बॉडी के एक्यूमुलेट हो जाएगा। जो उन्होंने बॉडी के एक्यूमुलेट हो गया तो प्राइमरी कंज्यूमर्स नूं खाण वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बॉडी भी एंटर हो जाएगा। सो बच्चों, इसका मेन सोर्स साडे कोल की है नैचुरल कंडीशंस, कि एनवायरमेंट च जो असी कैमिकल ऐड कर रहे हैं वो साडी ही फूड चेन दे विच एंटर कर जाता है। सो एंटर करके उहदे की नुकसान है साडे कोल, वो हार्मफुल कैमिकल्स थ्रू द फूड चेन प्रेजेंट होंगे और हर एक एनीमल के उपर इफेक्ट पाते हैं। सो बच्चों, ये की रीजनस है साडे कोल, ये 2 तरह के रीजनस है। एक तो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स इसका सब तो बड़ा रीजन है। हुण पेस्टिसाइड्स किस तरह का रीजन है बच्चों, क्योंकि पेस्टिसाइड सॉइल च भी ऐड हो जाता है, पेस्टिसाइड वाटर च भी ऐड हो जाता है। किद्दां? पेस्टिसाइड स्प्रे की पौधे के उपर, क्रॉप के उपर, जिहड़ी भी फसल लगाई है। सो एज अ रिजल्ट की होएगा, कुछ तो उस नीयर बाय एरिया की उस मिट्टी के विच रह जाएगा, जो हौली हौली की है उस जगह पर जिहड़ी भी प्रोडक्शन हो रही है, कुछ प्लांट की ग्रोथ के विच जा रहा है। सो अल्टीमेटली वो जिहड़ा कैमिकल है वो कित्थे एंटर कर जाएगा, प्लांट च भी एंटर करेगा, प्लस उस मिट्टी च भी रह जाएगा। उस तो अलावा कुछ जिहड़ा उस जगह पर असी पानी है, कुछ पानी उहदे चों सीपेज हो जाती है, उहदी ग्राउंड वाटर च चला जाएगा, या नीयर बाय जिद्दां आपां कहिए कि उत्थे बारिश हुई तो सरफेस रन ऑफ हो जाएगा, पानी चला जाएगा। सो नीयर बाय कोई भी पॉन्ड, रिवर, लेक होएगी तो उत्थे की होएगा, वही कैमिकल्स एक्यूमुलेट होकर उस फील्ड से इकट्ठे होकर चले जाएंगे। सो एज अ रिजल्ट की होएगा कि जिन्ने भी एक्वाटिक एनीमल्स ने, एक्वाटिक मीनस जो पानी च रहने वाले एनीमल्स हैं, जेडे एनीमल्स उत्थे ऑलरेडी ही प्लेन वाटर, नॉर्मल वाटर च रह रहे हैं, जो कैमिकल वाला, पेस्टिसाइड वाला पानी एंटर करेगा तो उन्होंने फीडिंग दे विच उन्होंने बॉडी च भी एंटर करेगा। हुण अगर आप एग्जाम्पल कहिए फिशेज़ की, सो फिश दी बॉडी च भी एंटर करेगा क्योंकि वह पानी दे विच रह रही है। सो एज अ रिजल्ट जो भी फिश नूं कंज्यूम करेगा, चाहे ह्यूमनस खा रहे हैं या कोई होर एनीमल्स खा रहे हैं, तो उन्होंने भी वो कैमिकल एज अ रिजल्ट एंटर करेगा। सो इस तरह बच्चों साडे कोल
ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਥਰੂ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ, ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਪਲਸ ਅਗਰ ਵਾਟਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥਰੂ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, এনवायरमेंट ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੇ ਆਰ ਨॉन ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਗਰੇਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਨॉन ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ डिग्रेड नहीं होंगे, जिवें कि आपां कैमिकल्स या पेस्टिसाइड्स की गल कर रहे हैं। सो इस करके की होएगा, उन्हां दा लैवल बॉडी दे विच वधदा जाएगा। और इहदे लई आपां एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ करते हाँ, दैट इज़ बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन नूं आपां बायो मैग्नीफिकेशन भी कहने आ। आपां ये एग्जाम्पल दे नाल एक समझदे हां। सपोज करो कि साडे कोल जिहड़े भी एक्वैटिक एनिमल्स है वो फीड कर रहे हैं DDT, उन्हां दी बॉडी दे विच एंटर कर गई। ਉਹ DDT ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੌਲ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੌਲ ਫਿਸ਼ਿਸ ਨੇ ਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ DDT ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ बढ़ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਮੌਲ ਫਿਸ਼ਿਸ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੂ ਪਲੈਂਕਟਨਸ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਸਮੌਲ ਐਨੀਮਲਸ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਮੌਲ ਐਨੀਮਲਸ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਐਨੀਮਲਸ ਗਏ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮੌਲ ਫਿਸ਼ਿਸ 'ਚ 0.5 ppm ਹੈ, ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੌਲ ਫਿਸ਼ਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਰਜ ਫਿਸ਼ ਨੇ ਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰਜ ਫਿਸ਼ਿਸ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਫੀਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਮੌਲ ਫਿਸ਼ਿਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੌਲ ਫਿਸ਼ਿਸ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ 0.5 ppm ਔਰ ਇੱਥੇ 4 ਟਾਈਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 2 ppm। ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਸ਼ ਈਟਿੰਗ ਬਰਡਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਉਹ 2 ppm ਤੋਂ 25 ppm ਹੋ ਗਈ। सो जो DDT की कॉन्सनट्रेशन है अपने को सिर्फ और सिर्फ अगर आप गल करिए तो 4 ट्रॉफिक लैवल्स की ही गल कर रहे हैं, तो वो ही स्टार्टिंग तो लैके हुण तक अपने को 10 मिलियन टाइम्स एक्यूमुलेशन होगी। सो एज अ रिजल्ट की होंदा है, बॉडी दे विच हार्मफुल इफेक्ट्स आने जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। सो बच्चों हुण आप डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन होंदी की है, इसकी डेफिनेशन की है। द इंक्रीज इन द कॉन्सनट्रेशन ऑफ हार्मफुल कैमिकल्स, जो हार्मफुल कैमिकल्स है ਉਹਦੀ कॉन्सनट्रेशन इंक्रीज हो जाए। हार्मफुल भी पर्टिकुलरली किहड़े, नॉन बायोडिग्रेडेबल इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दी बॉडी दे विच इकट्ठे हो रहे ने एट हायर ट्रॉफिक लैवल्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। देखो बच्चों आपां हुणे जिहड़ी एग्जांपल पढ़ी है स्मॉल फिशिस तो लार्ज तो साडे कोल बर्ड्स, स्मॉल फिशिस दे विच कैमिकल्स दी डोज बहुत घट है। सो उन्होंने जो उदा नुकसान है, जो इल इफेक्ट्स है वो बहुत घट ने एज कंपेयर टू हाई ट्रॉफिक लैवल। हाई ट्रॉफिक लैवल तो वो 10 मिलियन टाइम्स वध गई। सो उस करके उदा जो इल इफेक्ट्स है वो भी उन्ने टाइम्स स्ट्रोंग हो गए हैं। सो इसे करके जो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन उदा सब तो मेन कंसर्न ह्यूमनस लिए है, क्योंकि ह्यूमनस टॉप फीडर्स आते हैं, वो प्लांट्स नू भी खाते हैं, दूसरे एनीमल्स नू भी खाते हैं, जिस करके जो भी फूड चेंज एंटर हो गया वो अल्टीमेटली ह्यूमनस नू भी अफेक्ट करेगा अलॉन्ग विद अदर एनीमल्स। सो इस बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन नू बच्चे आपां इहदा एक होर नाम है बायो मैग्नीफिकेशन। बायो रिलेटेड टू वर्ड इज लिविंग। सो लिविंग बींग्स दे विच मैग्नीफाई हो रही है चीज़, मैग्नीफाई मीनस जो वधदी जा रही है और वो बहुत गुना होके वधदी जा रही है। सो इस प्रोसेस नू ही आपां की कहने आ, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। सो इहदी एक एग्जांपल है अपने कोल, लाइक ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लैवल इन एनी फूड चेन। ह्यूमन बींग्स टॉप लैवल ते होंदे किसी भी फूड चेंज। सो मैक्सिमम कॉन्सनट्रेशन एक्यूमुलेट हो जाएगी इन आर बॉडीज। सो यही बच्चों साडे कोल एक रीजन है कि वाई आर फूड ग्रेन्स जिवें कि वीट, राइस, वैजिटेबल, फ्रूट्स, मीट सब दे विच पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज होंदे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ही एंटर हो चुके हैं फूड चेंज। लाइक अगर अपने कोल प्रोड्यूसर है, सॉइल दे विच ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं पेस्टिसाइड, सो उन्होंने फीड कर रही है काउज। सो काउ तो फर्दर साडे कोल जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो कित्थे आ रहे हैं, अल्टीमेटली ह्यूमनस कोल। प्लस ह्यूमनस फीड कर रहे हैं सीरीयल्स तो भी, कि आप अनाज खाने, सो उन्होंने तो भी साडे कोल की आ रहा है वही पर्टिकुलर पेस्टिसाइड रेजिड्यूज। सो बच्चों हुण अपने आपां पढ़ते हैं अगे कि हाउ डू आर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द एनवायरनमेंट। आपां पढ़िया कि पेस्टिसाइड रेजिड्यूज या जो साडियां डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, अगर देखा जाए तो एनवायरनमेंट नू पोल्यूट करन दा सब तो वड्डा रीजन की है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जिन्ना ज़्यादा वो एनवायरनमेंट दे विच प्रोड्यूस हो रहा उन्ने तरह के ही वो साडे इल इफेक्ट्स कॉज कर रहे हैं। चाहे अगर आप गल करिए एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, अगर आप कहिए कि वो वेस्ट एक ऑर्गेनिज्म नू अफेक्ट कर रहा तो किद्दां अफेक्ट कर रहा, उहदी फूड चेंज एंटर करके।
फूड चेन एंटर करके बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन के थ्रू। उस तरह ही पूरे एनवायरनमेंट में भी वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट खराब कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं बच्चों? बाय द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की डिप्लीशन, ओजोन लेयर खत्म हो रही है। सो बच्चों ओजोन लेयर की है साडे अर्थ के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि सानू हार्मफुल यूवी रेज तो बचाती है। सो ताकि सन की जी यूवी रेज है वो डायरैक्ट साडी बॉडी ते ना पेनीट्रेट करन। सो वो जी ओजोन लेयर है वो क्यों डिप्लीट आउट हो रही है? साडी ही एक्टिविटीज़ नाल, ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉन्सनट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दूसरा प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, कि जिन्ना भी वेस्ट असी बना रहे हैं मेजोरिटी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ वेस्ट है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो बच्चों एक सिनेरियो है कि मेजोरिटी ऑफ जो वेस्ट है वो साडे कोल की है नॉन बायोडिग्रेडेबल, इंक्लूडिंग प्लास्टिक्स, पॉलीथिन्स, पेस्टिसाइड्स, जो कि डिग्रेड नहीं हो रहा। डिग्रेड नहीं हो रहा, उस तो अलावा डिस्पोजल भी नहीं हो रहा कि एक जगह ते नहीं, वो स्कैटर्ड है इन द एनवायरनमेंट, जिस करके कि नंबर ऑफ डिजीजेस भी नाल प्रोलिफरेट करती हैं। सो बच्चों पहला आपां हुण स्टडी करते हाँ ओजोन लेयर के बारे। ओजोन लेयर साडे कोल एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ओजोन ऑक्सीजन तो डिराइव्ड है। लाइक ऑक्सीजन का जो अपने कोल एक फार्मूला हुंदा है, कैमिकल फार्मूला O2। अगर 3 एटम्स कंबाइन हो जाए तो वो की बनाते हैं? ओजोन। सो ओजोन दे विच साडे कोल किन्ने हुंदे? 3 ऑक्सीजन एटम्स एक मॉलिक्यूल च। और अगर आप गल करिए ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल तो वो किन्ने एटम्स होंगे? 2 ऑक्सीजन एटम्स। सो बच्चों ये जो साडे कोल ओजोन है कित्थे प्रेजेंट होंदी है? ये अपने अर्थ का सरफेस है, जो साडी की लैंड है जिथे आप रहने हैं। अर्थ के सरफेस के उपर साडे कोल एटमोसफेयर है। अगर आप अबव द अपने उपर देखिए हॉरिजोन तो साडे उपर की है? स्काई, एटमोसफेयर। उस एटमोसफेयर दियां अलग अलग लेयर्स ने। सो उन्हां लेयर्स दे विच साडे कोल सब तो जिहड़ी नियर बाय हुंदी है, जो कि पहली साडे कॉन्टैक्ट दे विच आंदी है, वो आंदी है ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर कितने किलोमीटर्स तक डिस्ट्रीब्यूटेड है? जमीन तो लैके, जो साडी अर्थ के सरफेस तो लैके 10 किलोमीटर तक। सो फस्ट जिहड़ी साडे कोल लेयर आंदी है दैट इज ट्रोपोस्फेयर। नैक्सट आंदी है बच्चों साडे कोल स्ट्रैटोस्फेयर। सो सैकेंड जो लेयर है वो साडे कोल 11 किलोमीटर्स तो 50 किलोमीटर्स ते। उस लेयर दे विच एक्चुअल दे विच की प्रेजेंट हुंदी है? ओजोन लेयर। और बच्चों जो ओजोन लेयर है वो बनती है, उसकी प्रोसेस जो है फॉर्मेशन होंदी वो किस तरह बनती है? उस लेयर दे विच स्ट्रैटोस्फीयर लेयर दे विच ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वो ऑक्सीजन विद द यूवी रेडिएशंस, हुण यूवी रेडिएशंस का की सोर्स होया? सन रेज। जिद्दां ही सन रेज ने पैनीट्रेट किया वो बाहरले यूनीवर्स तो एंटर कर रही ने अर्थ दे वल। जदों अर्थ वल एंटर कर रही उस सरफेस ती नहीं पहुंचियां, उस तो पहला ही स्ट्रैटोस्फेयर दे विच जिहड़ी ऑक्सीजन प्रेजेंट होएगी वो साडे कोल यूवी रेडिएशंस दी प्रेजेंस दे विच ब्रेक डाउन हो जाएगी इनटू ऑक्सीजन एटम्स। सो बच्चों ये देखो, ये है ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल और ये साडे कोल की बन गए 2 ऑक्सीजन के एटम्स। हुण ये जो ऑक्सीजन के एटम्स है ये फ्री है, जो कि इस स्ट्रैटोस्फेयर रीजन दे विच फ्री घूम रहे हैं। सो जदों यूवी रेडिएशन दे नाल फ्री ऑक्सीजन एटम्स बन गए तो यही फ्री ऑक्सीजन एटम्स अपने ही नाल दे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दे नाल कंबाइन करके की बना लेंदे ने? ओजोन। सो बच्चों ये है साडे कोल ओजोन दी सिंथेसिस किस तरह हुंदी है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देनी आ। जदों यूवी रेज एंटर करदियां ने फ्रॉम द सनलाइट टुवर्ड्स द अर्थ, तो जदों अर्थ दे वाल आ रही ने तो वो डिफरेंट रीजनस चो क्रॉस करती हुई किहड़े स्फीयर तक आ गई? स्ट्रैटोस्फीयर। स्ट्रैटोस्फीयर दे विच ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन नूं किहदे विच ब्रेक डाउन कर दिंदी है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन एटम्स दे विच। जदों अपने कोल फ्री ऑक्सीजन एटम्स हो गए वही की करनगे? फर्दर कंबाइन करनगे अपने ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नाल और की बना देंगे? ओजोन। सो बच्चों इस तरह हुंदी है ओजोन दी सिंथेसिस। सो इस जो बच्चों साडे कोल ओजोन लेयर दी सिंथेसिस हो रही है, इहदी इंपॉर्टेंस की है? इहदी इंपॉर्टेंस है इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस, क्योंकि सन दे विच जिन्नियां भी रेज ने वो सारी दी सारी साडे लई बेनीफिशियल नहीं हुंदियां। उन्हां चों कुछ जिहड़ियां रेज है वो साडे लई हार्मफुल भी हुंदियां। सो जो साडे कोल ओजोन लेयर है एक ब्लैंकेट का काम कर रही है, एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रही है, जो कि अर्थ दे पूरे बाहर आस पास फैली हुई है। सो बच्चों एक्चुअल यही की कर रही है? प्रोटेक्शन का देन का काम कर रही है किसनों? अर्थ नूं फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस। किन्हां दी हार्मफुल रेडिएशंस? फ्रॉम सन। उस तो इलावा यह अल्ट्रा वायलेट फिल्टर का भी काम करती है।
सो जिन्नी भी यूवी रेज आंदियां ने जो सन तो पेनिट्रेट करदियां उन्हां विचों बच्चों जो डिफरेंट टाइप्स है, कुछ टाइप यूवी दी इदां दी हुंदियां जो बहुत ज़्यादा लीथल हुंदी है कि जो स्किन ते अगर डायरैक्ट साडे फॉल डाउन हो जान तो स्किन दी एलर्जीज और स्किन दे प्रॉब्लम्स हो जांदियां। सो उन्होंने फिल्टर करने लई कौन बेनीफिशियल है साडे कोल? ओजोन लेयर। उस तो इलावा बच्चों पोलर आइस शिफ्टिंग, जो टैंपरेचर है अर्थ का उन्होंने यह नॉर्मल करने के विच हेल्पफुल है, क्योंकि अगर ज़्यादा रेज एंटर करेंगे तो उन्ना ही ज़्यादा टैंपरेचर जो अर्थ का है वो की है चेंज होएगा। एंड हैल्पफुल टू रिड्यूस द टैंपरेचर। सो इस करके जो अर्थ का टैंपरेचर है वो समहाउ मेनटेन करने के विच कौन रिस्पोंसिबल है? साडे कोल ओजोन लेयर। सो बच्चे आपां पढ़िया ओजोन लेयर प्रेजेंट कित्थे हुंदी है, ਉਹਦੀ सिंथेसिस किद्दां हो रही है और ਉਹਦੀ इंपॉर्टेंस की है। सो बच्चों ओजोन दी जो एक्चुअल सब तो पहला पता लग्या कि कदों ये ओजोन लेयर खत्म हो रही है, दैट इज़ इन 1980s। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला पता लग्या कि पॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। उस पोल्यूशन का असर दिख रहा है एटमोसफेयर च, और उस एटमोसफेयर ਦੇ ਵਿੱਚ कित्थों पता लग्या कि पॉल्यूशन ਵੱਧ गया? ओजोन की लेयर बहुत ज़्यादा शार्पली डिक्रीज हो गई। सो उस करके पता लग्या कि जो साडा पॉल्यूशन का लैवल है वो हुण जो प्रीवियस ईयर्स है उन्हां नालों बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ एक प्रोग्राम लॉन्च होया, वो है अपने कोल UNEP जो कि यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किया, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का नाम भी इसे बेसिस से यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किया। सो एनवायरनमेंट तो रिलेटेड है, सो एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के विच बच्चे उन्होंने एक साडे को लैवल सैट करता कि जो भी हार्मफुल गैसेज या हार्मफुल कैमिकल्स रिलीज आउट हो रहे उन्होंने एक पर्टिकुलर लिमिट डिसाइड की जाए, क्योंकि जो साडे को एयर पोल्यूशन या असीं कहिए ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है उन्हां विच नंबर ऑफ कैमिकल्स है, और उन्हां चों मेजर एक कैमिकल है वो है साडे कोल CFC जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बेसिकली इन्हां दे सोर्सिस की लाइक रेफ्रिजरेटर तो बहुत ज़्यादा एमिट होंदा है। उस तो इलावा जो एयर कंडीशनर्स ने, एयर कंडीशनर का जो मेजर सोर्स है वो साडे कोल की है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो अल्टीमेटली की करते हैं, जितों ये एमिट हो रहे एयर च आ गए, एयर च जदों आए इन्हां ने डायरैक्ट जाके की करना है स्ट्रैटोस्फेयर च पहुँच जाना है और उत्थे जाके ओजोन नू क्लीव आउट कर देना है। सो इस प्रोग्राम ने की किया, एक एग्रीमेंट साइन आउट किया टू फ्रीज द CFC प्रोडक्शन एट लैवल्स, ताकि एक लैवल तक एमिशन हो सके। सो बच्चों उस तो बाद हुण आपां पढ़ते हैं कि एक्चुअल दे विच ओजोन लेयर किस तरह डिप्लीट हुई। हुण आपां पढ़िया कि जो यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रोग्राम सैट करता कि CFC या अदर हार्मफुल जिहड़े कैमिकल्स है जो कि एयर दे विच पोल्यूटेंट्स की फॉर्म च जा रहे हो डिप्लीट कर रहे हैं। सो वो किस तरह डिप्लीट आउट कर रहे हैं? सो बच्चों फर्स्टली इंडस्ट्री या नीयर बाय जिहड़े भी हाउसिज है सिटी दे विच या फैक्ट्रीज है वो की एमिट कर रहे हैं? पोल्यूटेंट्स। वो पोल्यूटेंट्स नंबर ऑफ पोल्यूटेंट्स है लाइक एरोसोल्स हो गए, एयर पोल्यूटेंट्स हो गए, हार्मफुल गैसेज हो गई, अलॉन्ग विद उन्होंने की है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो ये सारे के सारे रिलीज हो गए इनटू द एनवायरनमेंट एंड राइजेस अप टू स्ट्रेटोस्फेयर। सो बच्चों यही एक मेन इहदा डिसएडवांटेज कह दी आपां कि जिन्ने भी एयर पोल्यूटेंट्स है एक ट्रोपोस्फेयर तो डायरैक्टली कित्थे राइज कर रहे हैं अबव 10 किलोमीटर ओजोन लेयर तक पहुँच रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर। सो स्ट्रेटोस्फेयर च बच्चे जो साडे कोल ओह पहुँच गए हार्मफुल कैमिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फर्दर ब्रेक करनगे CFCs नूं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नूं ब्रेक आउट करता। सो बच्चों जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्चुअल जो किस तो बने, क्लोरीन फ्लोरीन प्लस कार्बन तो मिलके बने, इसी करके उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो जदों CFCs नूं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नूं सनलाइट ने ब्रेकिंग की, सो उहदे चों की रिलीज आउट हो गई? क्लोरीन। ये क्लोरीन फर्दर एक्ट करती है विद द ओजोन, और क्लोरीन जिद्दां ही ओजोन दे नाल कंबाइन करती है तो ओजोन नूं ओह खत्म कर दिंदी है। सो अल्टीमेटली बच्चों साडे कोल की हो जाता है, जो ओजोन दे मॉलिक्यूल्स ने स्ट्रैटोस्फेयर लेयर दे विच ओह मॉलिक्यूल्स का नंबर घट हो जाएगा। जिवें कि अगर आप सपोज करिए कि उत्थे ऑलरेडी 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अगर 20 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन दे पहुँच गए उत्थे तो उन्होंने 20 ओजोन दे मॉलिक्यूल्स खत्म कर देने। सो इस तरह जो ओजोन की लेयर की डिप्लीशन होती रहती है। सो बच्चों ये सी अपना मैकेनिज्म कितना ओजोन की सिंथेसिस होती है, प्लस उसकी की इंपॉर्टेंस है और उसकी डिप्लीशन कितना होती है। नैक्सट अपने को टॉपिक आता है वेस्ट डिस्पोजल। सो बच्चों वेस्ट डिस्पोजल ये साडे कोल की मैथड है, द सेफ एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट इज अ नेसेसिटी
ਐਂਡ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਵੇਸਟ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਨॉन ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਜਾਂ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਐਨੀ ਸਿਟੀ ਦੇਖੀਏ ਨੀਅਰ ਬਾਏ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਓਫਨਲੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀਪਸ ਆਫ ਗਾਰਬੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਵੇਸਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਦ ਗਾਰਬੇਜ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਕਹੀਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਰਬੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮ ਆਫ ਦ ਗਾਰਬੇਜ ਇਜ਼ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਐਂਡ ਸਮ ਆਰ ਨॉन ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ। ਹੁਣ ਜੋ ਘਰ ਚੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਵੇਸਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਫਰੂਟ ਵੇਸਟ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵੇਸਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੇਸਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨॉन ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਬੈਗਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਗਾਰਬੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਰਬੇਜ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਦ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ 에ਅਰ, ਵਾਟਰ ਤੇ ਸੋਇਲ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੀ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ, 에ਅਰ, ਵਾਟਰ ਤੇ ਸੋਇਲ। ਔਰ ਜੋ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ। 에ਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਟਾਈਪ ਆਫ ਜੋ ਵੇਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਵੇਸਟ। ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਮੀਨਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਵੇਸਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨਸ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਊਨਿਸਿਪਲ ਵੇਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨॉन ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਨॉन ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਟਾਈਮਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਵੇਸਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੇਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਜਾਂ 에ਅਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ। ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਵੇਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਵੇਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬੈਂਡੇजेस ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਡੰਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੇਸਟ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, 3 ਟਾਈਪ ਆਫ ਵੇਸਟ, ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਵੇਸਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ, ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਮੈਨੇजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। ਸੋ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਾਰਬੇਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਵੀ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਸ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨॉन ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, એનર્ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਪਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ এনवायरमेंट ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਐਂਡ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨॉन ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨॉन ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਰੀਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੀਯੂਜ਼ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮਹਾਉ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟਸ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਲ ਇਫੈਕਟਸ ਕਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਮ ਆਫ ਦ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਗਾਰਬੇਜ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਰਬੇਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਲੈਂਡ ਫਿਲਿੰਗ। ਲੈਂਡ ਫਿਲਿੰਗ ਮੀਨਸ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਿਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਖੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਾਰਬੇਜ ਨੂੰ ਦਬਤਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਸੋਇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਾਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਵੇਸਟ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਫਿਲਿੰਗ। ਲੈਂਡ ਫਿਲਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੇਸਟ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਪਲੱਸ ਨਾਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ। ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਦਾ ਜੋ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆਫਟਰ ਲੈਂਡ ਫਿਲਿੰਗ ਹਿਊਮਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਖਾਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ। ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੇਪਰਸ ਲਈ ਨਾਊਅਡੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵੇਸਟ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੁੱਡ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਗੈਸ ਐਂਡ ਮੈਨਿਓਰ। ਸੋ ਬਾਇਓਗੈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਾਊ ਡੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਾਊ ਡੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੱਸ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਕਿੰਗ ਪਰਪਸਿਸ ਲਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਈ ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, એનર્ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਇਓਗੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਕਾਊ ਡੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਇਓਗੈਸ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨਿਓਰ ਲਈ। ਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਸੋਇਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਵੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਪੋਸਟ। ਸੋ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਫਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੈ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਵੇਸਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਰਿਚਡ ਮੈਨਿਓਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕੰਪੋਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਰਕ ਕਲਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਪੋਸਟ ਦਾ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਪਲੇਸ ਆਫ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਪੋਸਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਫਥ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਸੀਨਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਨਸੀਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਵੇਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਬੈਂਡੇजेस, ਕਾਟਨ, ਕਲੌਥਸ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਸ਼ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਸੀਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫॉर द डिस्पोजल ਆਫ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ। ਔਰ ਐਂਡ ਸਿਕਸਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਹੈ ਗਾਰਬੇਜ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੇ, ਬਾਈ ਲੈਂਡ ਫਿਲਿੰਗ ਮੈਥਡ, ਬਾਈ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ for the production of energy, biogas and manure, compost preparation, incineration and sewage treatment. So ਬੱਚਿਓ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਵੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਵੇਜ ਦਾ ਵੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰਵਾ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦਾ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਡਡ ਮੈਟਰ ਆ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਸੋ ਬਾय द ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਸੈਡੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਹਾਉ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਸਪੈਂਡਡ ਮੈਟਰ ਬਿਠਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੇਸਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦਾ, ਉਹ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ।
फिर ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵਾਟਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਲਿੰਗ ਟੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ ਕਿ एयर प्रोवाइड करन तो बाद कुछ इदां दे साडे कोल हार्मफुल कैमिकल्स जो कि हौली हौली सैटल डाउन होणगे जो कि प्राइमरी सैडिमेंटेशन दे विच नहीं हो पाए वो फाइनली कित्थे सैटल डाउन हो जाणगे सैटलिंग टैंक्स दे विच उस तो बाद वो वाटर नूं आपां रीसाइकल कर सकते हैं या तो इरीगेशन लई डायरैक्टली यूज़ कर सकते हैं और उसे वाटर नूं आपां रीसाइकल कर सकते हैं विद द हैल्प ऑफ टर्शरी ट्रीटमेंट सो बच्चों टर्शरी ट्रीटमेंट एक अलग तो इस करके देना पैंदा है ताकि ड्रिंकिंग पर्पज लिए असीं यूज़ कर सकीए देखो ये फर्स्ट ट्रीटमेंट है ये साडे कोल सैकेंड ट्रीटमेंट है ये प्राइमरी ट्रीटमेंट होया ये सैकेंडरी ट्रीटमेंट होया सो थर्ड ट्रीटमेंट नूं आपां की बोलांगे टर्शरी ट्रीटमेंट सो टर्शरी ट्रीटमेंट दे विच आपां की करदे हां क्लोरीन या कुछ भी इदां दा अपने कोल यूवी लाइट दा आपां मैथड यूज़ करते हैं जिहदे नाल कि वाटर दे विच हार्मफुल जिहड़े बैक्टीरिया ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने वो किल हो जान जदों बच्चों साडे कोल वो भी किल हो गए तो अल्टीमेटली पानी की हो गया पूरी तरह प्योरीफाई हो गया बैक्टीरिया किल हो गए उस वाटर दे विच ऑक्सीजन भी है प्लस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ सस्पेंडेड मैटर सी वो भी ਅਸੀਂ 2 बार फिल्टर करवा ले सैटल डाउन करवा ले सो अल्टीमेटली उस वाटर ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस और फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस सो बच्चों एनवायरनमेंट का जो अज आप चैप्टर पढ़िया है या आप पिछले लैक्चर्स दे विच जो एनवायरनमेंट तो रिलेटेड पढ़ रहे सी इस तो रिलेटेड कुछ एनवायरनमेंट दी लैजिस्लेशनस कुछ एक्ट या रूल लागू किए गए ने जो कि उन्होंने सेव करने लई है सो आप कुछ एक्ट ने जिन्होंने बारे आप पढ़ते हैं एक है एनवायरनमेंट प्रोटैक्शन एक्ट जो कि 86 दे विच है एनवायरनमेंट प्रोटैक्ट करने तो रिलेटेड उसी तरह बायोमैडिकल वेस्ट नू मैनेज करना बहुत जरूरी है सो उस तो रिलेटेड रूल बनया सी 1998 उस तो बाद आया बच्चों की जो हाउस होल्ड वेस्ट है म्यूनिसिपल वेस्ट है उन्होंने भी मैनेज करना वो इस तरह ही किते भी सीवरेज वेस्ट है किते भी डिस्पोज ऑफ नहीं असी कर सकते सो उन्होंने भी मैनेज करना जो म्यूनिसिपैलिटी का काम है वो 2000 दे विच रूल आया नैक्सट आया हैज़र्डस वेस्ट जो इंडस्ट्रीज़ ने उन्हों का जो वेस्ट है उन्होंने मैनेज करना और उन्होंने हैंडल करना ये रूल आया सी साडे कोल 1989 दे विच उस तो अलावा बच्चों साडे कोल कुछ रूल सी लाइक नैशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 और एक एयर तो रिलेटेड है उदा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 सो बच्चों जो साडे कोल वेस्ट मैनेजमेंट कंसैप्ट है जो कि अज दे अपने लैक्चर तो रिलेटेड आप कह लीए या अपने पूरा जो आप चैप्टर पढ़े अपने एनवायरनमेंट का अल्टीमेटली असी अपना की कंक्लूड आउट करते हाँ कि वेस्ट दी प्रोडक्शन बेसिकली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਫ ਵੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ 3 R's ਇਹ 3 R ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ 3 R ਮੀਨਸ ਰੀਡਿਊਸ ਰੀਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਰੀਸਾਈਕਲ ਸੋ 3 R ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਸਕੀਏ सो बच्चों इस तरह के कुछ डिस्पोजेबल साडे कोल कप्स ने जो कि हाइजीनिक कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्पिल प्रूफ ने जो कि नाउ डेज यूज़ हो रहे इन प्लेस ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सो बच्चों ये अपने को क्वेश्चन है रिलेटेड टू आर स्टडी व्हाट इज ओजोन जो कि आप पढ़ लिया मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन स्ट्रेटोस्फीयर प्रेजेंट है और ये साडे इकोसिस्टम नू किद्दां अफेक्ट करता है कि प्रोटेक्ट करता है फिल्टर की तरह एक्ट करता है प्लस हार्मफुल रेडिएशंस तो बचाता है नेक्स्ट and how can you help in reducing the problem of waste disposal so give any two methods so बच्चों आप waste disposal ਨੂੰ reduce ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ या ਤਾਂ biodegradable ਤੇ non biodegradable substances ਨੂੰ separate ਕਰ ਲਈਏ और 3 R's वाला concept use करिए means by reducing reusing and recycling the non biodegradable substances so बच्चों ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ lecture next so बच्चों ਆਪਾਂ ਇਹ chapter ਜੋ R environment ਉਹ ਇੱਥੇ complete ਕੀਤਾ ਹੈ जिहदे विच आपां डिफरेंट वेस्ट एनवायरनमेंट और उहदी मैनेजमेंट तो रिलेटेड पढ़िया थैंक यू